हिंदी मीडियम विजयी भवा। दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी में ISPCS चैनल में। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी। आज का हमारा एडिटोरियल है भारत EFTA समझौता, जो कि आपके GS पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा EFTA, जिसके फुल फॉर्म है यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये यूरोप के कुछ देश हैं उनके साथ ये समझौता हुआ है। तो इसके बारे में पूरा जानेंगे, आप एंड तक जरूर देखिएगा और इसकी PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो शुरू करते हैं। तो हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौतों पर साइन किए हैं और उन्होंने इस संबंध को वाटरशेड मोमेंट नाम दिया है। ये आप तो जानते हैं ये भारत EFTA क्या है। तो दोस्तों, EFTA का फुल फॉर्म जैसा कि मैंने आपको बताया है यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो इसमें यूरोप के जो 4 देश हैं जिनके साथ ये समझौता हुआ है, ये आपको नाम जरूर याद रखने हैं, जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आइसलैंड, लिंकटेनस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इन 4 देशों से मिलकर ये EFTA भारत ने साइन किया है। इसके बारे में जानते हैं। ये जो EFTA है, ये एक अंतर सरकारी निकाय है, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल है, यानी कि इसमें 4 देश जुड़े हुए हैं। ये जो 4 देश हैं वो यूरोप में तो हैं, लेकिन वो यूरोपियन यूनियन जो है उसका हिस्सा वो नहीं है। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि ये चारों जो हैं ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं या नहीं हैं, या फिर ये चारों अलग हैं तो कौन से ग्रुप में आते हैं। तो ये EFTA इनका यूरोपियन यूनियन की जगह ये EFTA में आते हैं। तो ये जो EFTA एग्रीमेंट हुआ है, इसका आर्थिक महत्व क्या है वो हम जान लेते हैं। ये जो देश हैं EFTA के, इनकी जो GDP है चारों देशों की मिला करके वो $1 ट्रिलियन की है, उससे भी ज़्यादा की है। तो इतनी बड़ी GDP के साथ जब भारत जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं उसे भी लाभ होगा और उसकी GDP जुड़ने में मदद मिलेगी, क्योंकि जो वहाँ की टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी जो है, उससे जो वो अपने देश का विकास कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी जब भारत में आएगी तो हमारी भी और ज़्यादा तरक्की होगी और हमारी GDP भी बढ़ेगी। दूसरा आर्थिक महत्व ये है कि ये जो देश हैं दुनिया के 9वें सबसे बड़े व्यापारी हैं, यानी कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यापार होता है उनमें 9वें स्थान पर ये हैं। और वाणिज्यिक जो सेवाएं होती हैं, यानी कॉमर्शियल जो सर्विसेज दी जाती हैं, उसमें ये 5वें सबसे बड़े देश हैं। तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये बिज़नेस के हिसाब से अगर देखी जाए तो ये बहुत विश्व में बहुत ही अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसलिए अगर भारत के साथ एग्रीमेंट इनका हो रहा है तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तीसरी चीज़ है कि यूरोपीय संघ जो है, यानी यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद अब जो भारत है वो इस एग्रीमेंट का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। यानी कि ये जो देश हैं इनके साथ यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन, अभी तक इनका जो व्यापार था इन चारों से वो सबसे ज़्यादा होता था। अब 5वें नंबर पर भारत आ गया है, तो हमारा इसके साथ बहुत अच्छा व्यापार होगा। इस समझौते का जो उद्देश्य है वो जान लेते हैं। जो EFTA देश हैं, ये 4 जो मैंने देश आपको बताए हैं, इन देशों ने भारत में $100 अरब का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। तो ये चारों देश आगे आने वाले 15 वर्षों में हमारे देश में $100 अरब का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ करेंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, हमारे जो जॉब्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इन 15 वर्षों के भीतर 1 मिलियन से भी ज़्यादा रोजगार सृजित होंगे। तीसरा इसका उद्देश्य है कि जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो सेवा प्रदाता होते हैं और जो निवेशक होते हैं, उनके लिए भी एक बाजार की पहुंच बढ़ेगी। तो अलग अलग निवेशक होते हैं, वो अलग अलग देशों में निवेश करते हैं। ये वाले जो देश हैं 4 देश, इनके जो अलग अलग इन्वेस्टर हैं जो अपना पैसा लगाते हैं, वो देश अब हमारे यहाँ आएंगे और उन्हें भारत जो है एक बाजार की दृष्टि से वो देखेंगे भारत को। तो निवेश के जब हमें निवेश मिलेगा तो हमारे यहाँ भी और ज़्यादा तरक्की होगी। इसके साथ साथ हमें जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उसका सहयोग मिलेगा। बौद्धिक संपदा अधिकार का मतलब है कि
जो चीज़ किसी एक पर्टिकुलर बंदे ने, किसी कंपनी ने या फिर बनाई है, जब वो अपना उस पर अधिकार कर लेती है तो उसे कोई और यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो चाहे, कंपनी या बंदा अगर वो किसी को अपना फॉर्मूला या टेक्नोलॉजी देना चाहे तो फिर दूसरा जना यूज़ कर सकता है। तो इस तरीके से वहाँ की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका अगर हमें सहयोग मिलता है तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा जो बहुत सारे विवाद हैं, जैसे कि अलग अलग देशों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमारे विवाद होते हैं, उसके समाधान के लिए भी ये एक प्रभावशाली तंत्र स्थापित करेगा। तो भारत और EFTA की विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहली विशेषता है कि टैरिफ में कटौती, यानी कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो इसका मतलब ये फ्री ट्रेड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें जो इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा या तो बिल्कुल कम हो जाती हैं, ना के बराबर हो जाती हैं, या फिर होती ही नहीं है। तो ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी हटती है और एक्सपोर्ट ड्यूटी हटती है उससे ज़्यादा से ज़्यादा माल जो है आता जाता है, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ता है उससे। तो सबसे पहली विशेषता तो ये हो गई। दूसरी विशेषता है कि बाज़ार की पहुंच, क्योंकि जब ज़्यादा फ्री चीज़ नहीं होती है, फ्री उसकी इम्पोर्ट ड्यूटी होती है, तो जब उस पर टैक्स कम लगता है ये तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उससे बढ़ता है, बाज़ार में हमारी पहुंच ज़्यादा होती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ की कोई आइटम है वो 100 रुपये की है और वहाँ पे जब हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे ड्यूटी लग गई, अगर वो 200 की हो गई तो वहाँ के लोग कम ख़रीदना चाहेंगे। लेकिन अगर वही 100 रुपये की चीज़ अगर उस पर वहाँ पे कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी ना लगे तो वो 100 की ही बिकेगी अगर, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग खरीदेंगे। ये फ़र्क होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। तीसरा है कि निवेश बढ़ेगा, जैसा कि मैंने बताया, और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, यानी कि टेक्नोलॉजी जो है वहाँ की उसको हम यूज़ कर पाएंगे, वहाँ से सीख पाएंगे। चौथी विशेषता है कि सेवा क्षेत्र, तो सर्विसेज ज़्यादा हम प्रोवाइड कर पाएंगे। जैसे कि आपको पता है भारत में सर्विसेज का क्षेत्र बहुत बड़ा है। सर्विसेज, हमारी जो GDP है वो सबसे ज़्यादा सर्विस देने से आती है। जैसे बाहर की बहुत सारी कंपनियां हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है, तो इसी प्रकार से हम और ज़्यादा यहाँ पे फिर जॉब्स क्रिएट होंगी और जो बुनियादी ढांचा है उसमें भी सहयोग बढ़ेगा। लेकिन इस समझौते से जुड़ी हुई कुछ चुनौतियाँ हैं, तो वो भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला है कि सोने का जो टैरिफ है, यानी जो ड्यूटीज़ हैं, उन पर कोई कटौती नहीं की गई है। इसके अलावा कृषि उत्पादों का कुछ बहिष्कार किया गया है, तो वो इस एग्रीमेंट में नहीं है। ये भी एक बड़ी चुनौती है कि कृषि को इस एग्रीमेंट से बाहर रखा गया है, कृषि उत्पादों को। और इसके अलावा गैर टैरिफ बाधाएं, जैसे कि अलग अलग विनियम मानकों का होना, यानी अलग अलग रेगुलेशंस, रूल्स, दोनों देशों के जो अलग अलग विनियम हैं उनका होना, उनकी वजह से भी बाधा आ सकती है। इसके अलावा भारत एक विकासशील देश है, तो यहाँ की प्रति व्यक्ति आय और जो विकसित देश हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय में अंतर है, तो इससे भी फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ के लोग जिस तरीके से खरीदेंगे और वहाँ के लोग जिस तरीके से खरीदेंगे उसमें अंतर आएगा। तो ये कुछ चुनौतियाँ थीं इस समझौते की। अब आगे का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड जान लेते हैं। तो एक विवाद समाधान तंत्र की स्थापना होनी चाहिए, जिससे कि जो भी इस समझौते से जुड़ा हुआ विवाद है उसका निपटारा किया जा सके। दूसरी चीज़ है कि मजबूत राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए, यानी राजनीति में जैसे जो भी हमारे बड़े ऑफिसर हों दोनों कंट्रीज़ के, उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, जिससे कि जो भी विवाद हो उसे वो समझ लें, सुलट लें। और एक नीति बनानी चाहिए, एक रूल्स ऐसा बनाया जाना चाहिए जिससे कोई विवाद उत्पन्न होने की कोई आशंका ही ना हो। तो एक नीतिगत कार्रवाई की भी आवश्यकता है। इसके साथ ही आपसी सहमति भी बनी होनी चाहिए, जिससे आगे के जो विवाद हैं उन पर पहले से ही हम निर्णय ले सकें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया आज का। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।